First of all, I am thankful to Principal Professor Sharmila Saxena and your organizing team और जितने भी हमारे आभासी माध्यम से जुड़े हुए लोग सभी का मैं वेलकम करता हूं और आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्लाइड्स देख पा रहे हैं आप लोग? अभी नहीं दिख रही है सर। नहीं दिख रही है ना? एक सेकंड, मैं शेयर करता हूं। शेयर स्क्रीन। जैसा कि आज का टॉपिक है कैंसिल शेयर, अभी शेयर नहीं हो पा रही है। उसको केशव को बुलाना, स्लाइड शेयर करनी है। तो जब तक स्लाइड शेयर होती है तब तक हम इसी तरह बात करते हैं। आज का जो टॉपिक आप लोगों ने दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन एकेडमिक्स। मेन बात समझने की है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है। अब तक हम सारी चीजें प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली लोगों के दिमाग में प्रॉपर्टीज से संबंधित जो चीजें आती हैं वो क्या आती है, कोई भी बताएगा? घर मकान, जी जी जमीन। तो यही सारी चीजें कि हम प्रॉपर्टी का हमारा राइट्स क्या है। तो हम हमारे जो जनरल रूटीन में यही है कि अगर हमने कोई जमीन ले ली तो वो हमारा, रजिस्ट्री करा ली तो वो हमारा एक राइट है, या कोई प्लॉट ले लिया, कोई यार मकान बना लिया, तो उसका राइट्स हम किस तरह सेव करें उसके लिए पहले से रूल्स थे। एक नया कंसेप्ट आया 1967 में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो 1967 में जिनेवा में एस्टेब्लिश हुई। उन्होंने डिसाइड किया कि जो हम लोग प्रॉपर्टी को हम बात करते हैं कि हमारे राइट्स क्या होने चाहिए प्रॉपर्टी के, और प्रॉपर्टी से कंसर्न सभी लोगों का एक ही कंसर्न रहता है कि प्रॉपर्टी का मतलब है अगर किसी से बात करें तो या तो मकान की बात करेंगे या जमीन की बात करेंगे, और उसमें हम अधिकार की बात कर रहे हैं। और वो भी प्रॉपर्टीज में जैसे सेम कंडीशन में, वो एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है कि जो प्रोसीजर उधर है उधर उसी को हम फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ट्रांसफर करेंगे। जब हम कोई प्लॉट लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, तो उस रजिस्ट्री कराने से ही क्या हमारा अधिकार हो जाएगा, कोई बताएगा? क्योंकि रजिस्ट्री तो हम किसी की भी करा सकते हैं। इज इट पॉसिबल कि रजिस्ट्री हम एक प्लॉट की 4 जगह करा सकते हैं? कोई भी बताएगा? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, जबकि ये पॉसिबल है। ओके। मीन्स क्या है कि देखिए, प्रॉपर्टी अगर मैंने किसी को अपना मकान बेचा या प्लॉट बेचा और मैंने रजिस्ट्री करा दी तहसील में जाकर, और वो तब तक वो मेरे नाम में रहेगी जब तक मेरे नाम से वो कट के जिसने खरीदा है उसके नाम से नहीं ट्रांसफर हो जाती। उसको हम कहते हैं दाखिल खारिज, जो कि उसके इन टर्म्स में जब हम इसकी बात करते हैं तो रजिस्ट्री तो क्या है कि मैं गया, मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मैंने आज आपको कर दी, कल मेरे पास कोई आया कि आप अपना प्लॉट बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको भी लाके रजिस्ट्री कर दी।
अब ऑनलाइन रजिस्ट्री होने लगी है तो थोड़ा सा वेरिफिकेशन इमीडिएटली हो जाता है कि भाई कल आपने रजिस्ट्री कराई थी, आप दोबारा से रजिस्ट्री कराने आ गए। पहले जबकि ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो एक एक प्लॉट की रजिस्ट्री 10 बार हो जाती थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सिस्टम निकाला था, पहले से सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि रजिस्ट्री कराने के 35 डेज के बाद आप दाखिल खारिज, एक वर्ड है दाखिल खारिज का मतलब है कि जो जमीन आपकी थी, जो आपका प्लॉट था, वो कट कर आपका नाम वहां से हटा दिया जाएगा और जिसके नाम से रजिस्ट्री का प्लॉट हुआ है, अरे केशव को बुला लेना, वो आपके नाम से दर्ज हुआ कि नहीं। जब वो आपके नाम से दर्ज, एक मिनट ये ना इसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, इधर से करो, इधर से। कौन है? मेरी एक हाँ कर स्पीकर माइक ऑफ कर दो। अरे आइए आइए। हाँ जी सर, शेयर हो गई है। तो आप इसे अनम्यूट कर दीजिए। अभी सर का म्यूट है क्या? दिखा रहे हैं सर को ही म्यूट करना, अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा सर, आप माइक अनम्यूट कर दीजिए। सर 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं बस, सर ज्वाइन कर रहे हैं बस 1 मिनट। ठीक है, अब एक सेकंड सर, आपकी जो पहली स्लाइड है इसको आप स्लाइड शुरू करो। अब आप एक बार बुलावा दे रही। हाँ, मैं फिर से थोड़ा सा इंटरप्शन के बाद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ जी सर, शेयर है। ठीक है, तो बीच में थोड़ा इंटरप्शन हुआ, उसके लिए माफी चाहते हैं। कुछ लोग आ गए थे और तो उनको बहुत अर्जेंट जाना था, इसलिए बीच में इंटरप्ट किया। तो हम बात कहाँ पर बात कर रहे थे, थोड़ा सा मुझे याद दिलाएंगे? हाँ जी सर, अभी हम फिजिकल जो संपत्ति है उसके बारे में बात कर रहे थे। प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने इसका टॉपिक रखा है, आपका था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन एकेडमिक्स, सेम है अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम इसका टाइटल रखते हैं अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, तो हम फिजिकल कंसेप्ट की बात कर रहे थे कि जैसे प्लॉट है और उसकी अगर हम दाखिल खारिज नहीं कराएं, तब तक जो
प्रीवियस में जो ओनर होता है उसी के नाम से वो चलता रहता है। तो वो अगर वो चाहे तो दोबारा किसी को रजिस्ट्री कर सकता है। और तो इसीलिए दाखिल खारिज का एक कंसेप्ट गवर्नमेंट ने बना रखा है कि उस कंसेप्ट को देने के बाद जब आपका नाम वहां से रिमूव होगा और जिसने बाई किया है उसका नाम एंटर होगा, तब आपका लीगल राइट बनता है प्रॉपर्टी पे, राइट। तो जी इन सारी चीजों के साथ साथ इसी तरह मैंने विप्रो की बात की थी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में जेनेवा में इस्टेब्लिश हुआ कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जैसे किसी के पास बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं, आइडियाज रहते हैं, स्किल्ड हैं और परफेक्ट सजेशन देते हैं, तभी हम कहते हैं वो इंटेलेक्चुअल आदमी है। मींस जो हम क्रिएट करें, ह्यूमन के द्वारा कोई भी क्रिएट करे, थिंकिंग है किसी भी रूप में हो सकती है, तो उसके हमारे क्या राइट्स हैं और हम कैसे उनको सेव कर सकते हैं, आज उस सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। जैसे मैंने कंटेंट्स दी हैं, इंट्रोडक्शन टू आईपीआर, ओवरव्यू ऑफ आईपीआर टाइप्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड कॉपीराइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं? जैसे कि मैंने जनरल प्रॉपर्टी की बात की थी, तो एक टेंजेबल प्रॉपर्टी होती है कि इंटेंजेबल प्रॉपर्टी होती है। टेंजेबल प्रॉपर्टी की जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे मूवेबल कार है, इमूवेबल बिल्डिंग्स हैं, प्लॉट्स हैं, रजिस्ट्री है, ये सारी हम, और इसके अधिकार पहले से हमारे पास अवेलेबल थे। लेकिन इंटेंजेबल में मीन्स है कि जिसको हम देख नहीं सकते, कहने का मतलब है कि हम टच नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे टच नहीं कर सकते तो बुक लिख रहे हैं, और बुक को तो टच कर सकते हैं, लेकिन बुक में जो हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो हमारी थिंकिंग है, जो मेरे आइडियाज हैं, वो मैंने लिया, बात उसकी हम करते हैं। तो सारी चीजों को हम कहते हैं इंटेंजिबल। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो प्रॉपर्टी है वो पार्ट ऑफ है इंटेंजिबिलिटी है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जैसे आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गया, कॉपीराइट रिलेटेड हो गया, पेटेंट डिजाइन हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, जीआईएस मींस जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो ये एक सिंपली प्रॉपर्टी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक फ्लो चार्ट दिया है। अब इंट्रोडक्शन टू आईपीआर क्या है? जस्ट सिंपली देखिए, मैंने कुछ पिक्चर्स आपके सामने रखी हैं कि हम किस तरह इन सब चीजों को, जैसे कि आपने फैन देख रहे हैं, फैन के ऊपर एक डिजाइन बनी हुई है, उस डिजाइन को हम पेटेंट का, अब बात आती है पेटेंट क्या है, तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एक फोन है, उसको भी मैंने पेटेंट से क्रिएट किया है। एक फोन के बैक साइड में एक सिंबल बना हुआ है, उसको मैंने मार्क किया ट्रेडमार्क, ठीक है। देन नीचे एक फैन के नीचे झूमर लगा हुआ है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, हम इसको लिखा है जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स की जो हमने बात की है। तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि हम सभी लोग भाई तिरुपति बालाजी को बहुत फेमस मानते हैं, तो उनको जीआई टैग मिला हुआ है वहाँ के लड्डू को, तो वो फेमस है कि वो लड्डू उस टाइप की, उस क्वालिटी का वही मिलेगा, तो उसको जीआई टैग, जिसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कहते हैं, तो वो यहाँ पे पेटेंट है। अब आप देखिए, एक बोतल है, कोको कोला की एक बोतल है, इस पे इंडस्ट्रियल डिजाइन भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, ट्रेड सीक्रेट भी आता है और पेटेंट भी आता है। एक बोतल में सारे के सारे सीक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की चीजें जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, जैसे मैंने तिरुपति के लड्डूस की बात की थी, उसी तरह कोल्हापुरी चप्पल, अगर उस डिजाइन और शेप की कोई भी अगर चप्पल आती है तो कहते हैं ये कोल्हापुरी चप्पल है, मीन्स रीजन को रिप्रेजेंट करता हुआ प्रोडक्ट है। तो इन सारी चीजों को हम किस तरह सेव करें, सुरक्षित करें और उन पे अपने राइट्स बनाएं, जिस तरह के हम टेंजेबल प्रॉपर्टीज पर राइट मानते हैं, उसी तरह इंटेंजेबल प्रॉपर्टीज को भी हम कैसे संरक्षित कर सकें, कैसे अधिकार अपने सुरक्षित कर सकें, आज हम उसी की बात करेंगे। तो ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन टू आईपीआर में है, जो कि हम इसको दिखा रहे हैं। अब है ओवरव्यू ऑफ आईपीआर। व्हाट इज आईपीआर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स refer to the legal rights granted to individual or entities over their creation or inventions. Means जिस तरह हमारी प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट है, अगर मेरी जमीन को, मेरे प्लॉट को, मेरी कार को कोई भी अगर चोरी कर लेता है या कोई अपना अधिकार जमाता है, तो मैं कोर्ट्स में लीगली
उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास ये पेपर्स हैं और ये मेरी गाड़ी है। सेम थिंग हम उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो कि मानव द्वारा क्रिएटेड है, आइडियाज है, कंसेप्ट है, इनोवेशंस हैं, उनके राइट्स को हम लीगली कैसे सेव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। व्हाई इज आईपीआर इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? कि प्रोटेक्ट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हम जो हमारे आइडियाज हैं, मेरे को अभी दिमाग में कोई स्क्रिप्ट आई, मैंने ली और मैं लिख के भूल गया, वही स्क्रिप्ट किसी और ने ली और उसको कहा कि ये तो भाई बहुत अच्छी है, और उन्होंने अपने नाम से छाप दिया। आप कहेंगे ये तो मेरा था। जब मैंने अब मैं ये साबित करने के लिए कि मेरा था, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। क्रिएटिविटी, तो वो सारी चीजें हमको राइट देता है आईपीआर, कि हम जब हमें वो राइट मिलेगा और वो स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी थी और वो किसी ने यूज की, अगर मेरे पास उसका लीगल राइट है तो वो उसको यूज करने से पहले मुझसे बात करेगा, पूछेगा कि भाई ये हम इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, या हम इस पर स्टोरी राइटिंग करना चाहते हैं, या बुक पब्लिश करना चाहते हैं, तो इसके राइट आप हमें दीजिए। तो आइदर आप सेल कर देंगे या उनसे नेगोशिएशन करेंगे कि भाई इतना परसेंटेज आप हमको देंगे। तो कहने का पर्पज है, तो आपका भी इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा और आपका मोटिवेशन होगा कि मेरे आइडियाज को भी हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं, मुझे मिल रहा है। तो और भी सारी चीजें क्रिएटिविटी करेंगे। अभी आपने कोई स्केच बना दिया, ड्राइंग बना दी और पेटेंट बना, उसका आपने लीगल अगर राइट ले लिया तो वो अधिकार है, अदरवाइज तो वो कोई भी पेटेंट, वो पिक्चर्स को कोई भी अपनी प्रेजेंट करके शो कर देगा। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि वाई आईपीआर इम्पोर्टेंट है, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इम्पोर्टेंट। ओवरव्यू ऑफ आईपीआर, जैसे कि मैंने कहा कि जनरली हम इसको 7 क्राइटेरियाज में रखते हैं। मैंने यहाँ पे 6 ही लिखे हैं। जैसे पेटेंट है, टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी, द पेटेंट एक्ट 1970, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में जिनेवा में एस्टेब्लिश हुआ, उसका इंडिया भी एक मेंबर है, सदस्य है। उसके बाद यह हुआ कि सारी कंट्रीज अपने यहाँ पेटेंट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पेटेंट करने के लिए अपने अपने रूल्स बनाए। और तो 1970 में एक एक्ट बना और 1972 में उसको विधिवत इम्प्लीमेंट कर दिया गया। दूसरा है ट्रेडमार्क्स। अब ट्रेडमार्क्स क्या है? टू प्रोटेक्ट वर्ड, साइन, लोगोस। आपने देखा गाड़ी का सिंबल देखते ही आप पहचान लेते कि मारुति की गाड़ी है, कि वॉक्सवैगन की गाड़ी है, कि ऑडी है, ये टाटा की है। तो मीन्स ये एक ट्रेडमार्क हो गया, हमें पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंबल देखते ही हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये गाड़ी ऑडी है, ये टाटा की है, ये मारुति की है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बताए उसी के तहत कि द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। देन डिजाइन। अब डिजाइन में क्या है? कार की डिजाइन बनाई, इंजन को कहाँ प्लेस करना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए कि हम फ्यूल को सेव कर सकें। तो वो डिजाइन एक्ट भी हम 2000 में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, तभी आप उस पर अपना क्लेम कर सकते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, टू प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। इसमें क्या है कि आप देखिए आपका प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का रीजन से रिप्रेजेंट करता है कि वो किस रीजन से। जैसे एग्जांपल के तौर पर बनारस की साड़ी है, जैसे ही साड़ी हाथ में देखी, अरे ये तो बनारस की है, क्योंकि उसको जीआई टैग मिला हुआ है और वो स्पेसिफिक है कि वो बनारस में ही इसी टाइप की बनती है। ठीक है। मधुबनी की पेंटिंग्स, जैसे ही मधुबनी का नाम आता है पेंटिंग्स आ गया, आगरा का नाम आता है तो पेठे का नाम आता है। अगर तो इस तरह की चीजें हम रीजन को भी पॉपुलराइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जीआई टैग, जब तक आप जीआई टैग लेंगे तभी वो जाना जाएगा, अदरवाइज आपका वो कोई भी कॉपी कर सकता है उसको। देन है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स में जनरली आप जानते हैं कि टू प्रोटेक्ट, ये सबसे पुराना हमारा एक्ट है 1957 का कॉपीराइट एक्ट। इसमें क्या है कि जैसे कोई बुक लिखता है, जनरली हम सभी लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, और हायर एजुकेशन में जनरली क्या होता है, हम बुक्स राइट करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं,
सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद रेफरीज के पास जाता है, रेफरी के पास 3, 4, 5 जो भी रेफरीज हैं वो रिव्यू होता है। रिव्यू होने के बाद वो अगर आपके फेवर में है या डिसफेवर में है, पहले ये सुविधाएं नहीं थी, अब तो ये भी आ गया प्लेगरिज्म कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी पहले से पब्लिश करा दिया, प्लेगरिज्म आ गया, या आपने कॉपी कट पेस्ट कर दिया तो वो रिटर्न हो जाए। तो रिव्यू होने के बाद अगर रिव्यूअर्स ये वेरीफाई करते हैं कि नहीं ये वर्क अच्छा है और हम इसको पब्लिश करना चाहिए जिससे कि लोग बेनिफिशियल एकेडमिशियन इसका, रिसर्चर इसका बेनिफिट उठा सके, तो वो पब्लिश करने से पहले आप एक सर्टिफिकेट देता है कॉपीराइट। तो उसमें कंडीशन होती है आइदर कॉपीराइट ऑथर्स अपने पास ट्रांसफर कर दें, तो वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग पर है कि अगर भविष्य में उसको कॉमर्शलाइज होता है या उसकी सेल होती है जो भी है, बट उसका बेनिफिट्स ऑथर को मिलना ही चाहिए। तो वो तभी मिलेगा जब कॉपीराइट एक्ट आपका इम्प्लीमेंट होगा। नहीं तो हम ये सारी चीजें बहुत ही इंडिया में बहुत ही देखिए कि लाइब्रेरी में जाते हैं, गए और बुक्स को फोटोस्टेट कराया और चल दिए, जबकि ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। आप किसी भी बुक का फोटोस्टेट नहीं करा सकते जब बिना उसकी अनुमति के। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारे के सारे एक्ट हैं। हम लोग केवल कॉपीराइट पे फोकस रहे कि साहब कॉपीराइट क्योंकि हम वो पब्लिश करा रहे हैं, उससे पहले जीआई, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स, बहुत सारी चीजें जो क्रिएटिविटी हैं हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, और वो जब मिसयूज हो जाता है तब अरे ये तो मैंने लिखा था, लेकिन अब आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि जिससे ये साबित कर सकें कि ये आपका है। तो इन सारी चीजों पर ही हम बात करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, जनरली इस सारी चीजों को जो मैंने 7 क्राइटेरिया किए, ट्रेड सीक्रेट एक और छूट गया था उसमें पॉइंट, जैसे इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट। तो इन 7 क्राइटेरियाज को जनरली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डील करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। अब आपके देखिए पेटेंट एंड डिजाइन ऑफिस जो है इंडिया में 4 प्लेसेस पे हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। और ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री हम कहाँ कर सकते हैं? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली और चेन्नई। ये रीजन के हिसाब से डिसाइडेड करें, जिससे कि सभी लोगों को, हर आदमी, यहाँ का आदमी कोलकाता नहीं जा सकता तो उन्होंने नॉर्थ रीजन में दिल्ली दे दिया, तो दिल्ली में जा सकता है। तो इस तरह उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया जिससे कि इजीली लोग अप्रोच कर सकें और अपने जो क्रिएटिविटी है, प्रॉपर्टी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको हम रजिस्टर्ड करा सकें। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मींस जीआई टैग लेने के लिए आप एक ही ऑफिस है, वो है चेन्नई में, तो वहां से आप कर सकते हैं। और पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप ले सकते हैं, एक ऑफिस बना रखा है RGNIIPM नागपुर, RG राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये नागपुर में स्थित है। किसी भी पेटेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वन बाय वन, पेटेंट्स क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेटेंट। अब पेटेंट हम किस चीज का कर सकते हैं, और हम बिकॉज हम सब हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों के लिए पेटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने 2 पेटेंट डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, ये मेरे 2 PhD स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक ने 2023 में और एक ने 2024 में जो हमारे PhD कराया था, उसमें जो हमने डिवाइस डिजाइन कराए थे, वो दोनों डिवाइसेस का हमने पेटेंट करा दिया। जिससे क्या है कि अगर वो पेटेंट, वो डिजाइन कोई उसको क्या करता है, अगर कोई यूज करता है कॉमर्शियल वे में, तो वो उसका बेनिफिट्स जो इसके ऑथर्स हैं उनको मिलेगा। तो ये दिस इज द एडवांटेज। अदरवाइज तो हमने डिवाइस बनाई छोड़ दी, भाई PhD की थीसिस है, कॉपी हो गई, अब वो आप कहते रहिए कि साहब मेरा काम था और मैंने ये सबमिट की, उन्होंने कहा साहब ये सब मेरे पास पहले से था। लेकिन जब हमारा वो पेटेंट हो गया तो वो अब इसमें इफ एंड बट्स नहीं कह सकता। इट्स हमारा लीगल राइट्स है कि अगर उस डिजाइन को कोई भी यूज करता है तो उसका बेनिफिट उन ऑथर्स को, क्रिएटर्स को मिले, इन्वेंटर्स को डेफिनेटली मिलेगा। यही इसका एडवांटेज है पेटेंट का। तो पेटेंट की डेफिनेट, पेटेंट ग्रांट्स द होल्डर एक्सक्लूसिव राइट्स टू एन इन्वेंशन
फॉर ए लिमिटेड पीरियड, यूजुअली 20 ईयर्स। और ये जो पेटेंट वैलिड हैं इनका लाइफ है 20 ईयर्स। और 20 ईयर्स के बाद अगर आप इसको रिन्यू नहीं कराते हैं, एक्सटेंशन नहीं कराते हैं, तो ये पब्लिकली हो जाएगा, फिर कोई भी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है और उस पर आपका अधिकार नहीं रहेगा। तो आप इसको रिपीट करा सकते हैं, आगे मॉडिफाई करा सकते हैं। इंडियन पेटेंट लॉ, द पेटेंट एक्ट 1970, अमेंडमेंट इन 2000। अब इसके 2 बार अमेंडमेंट हुआ, एक तो 1992 में हुआ और दूसरा अमेंडमेंट 2005 में, कंपाइल विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है? ट्रिप्स है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए। देखिए, जब कोई नई नई चीजें स्टार्ट होती हैं तो उसमें बहुत सारे, उस समय तो बना दिए रूल्स रेगुलेशंस, उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स, बेनिफिट्स और ये सारी चीजें निकल के आती हैं, तो फिर उसमें मॉडिफिकेशंस हुआ। तो 2000 मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस था, जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पूरा जेनेवा में एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके बाद 2005 में इसमें सारे के सारे मॉडिफिकेशंस हो गए। उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप इंडिया ने भी हम इसको कर सकते हैं। अब मेन चीज ये आती है, ठीक है पेटेंट, तो अगर मेरा कोई क्रिएशन है, मेरा कोई इनोवेशन है, मेरी कोई स्क्रिप्ट है, तो हम उसको कैसे पेटेंट कराएं? तो स्टेप टू ऑब्टेन ए पेटेंट इन इंडिया, एप्लीकेशन है, उसको भरना है, एग्जामिन होगी, पब्लिकेशन में जाएगी, देन अपोजिशन मीन्स पब्लिकेशन के बाद वो ऑन होल वर्ल्ड को ऑनलाइन छोड़ दी जाएगी कि भाई ये आप लोग देख लीजिए, कहीं ये आपका तो नहीं है। तो जब किसी को अपोजिशन होगा कि ये तो मेरा है, मेरा आइडिया है, तो वो उस पर एप्लीकेशन लगाएगा और उसको फिर थोरोली एग्जामिन होगा। अगर वो सही पाया जाता है तो आपका दावा रिजेक्ट हो जाएगा और उसको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो उसका रिजेक्ट होगा और आपका, अगर सब कुछ सही है और कोई अपोजिशन नहीं करता है, तो जिस तरह के ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो आपके डिवाइस या डिजाइन या इन्वेंशन या स्क्रिप्ट का पेटेंट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं ग्रांट। ड्यूरेशन एंड राइट कन्फर्म है 20 ईयर्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको 20 ईयर्स है, विद एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, यूज एंड सेल द इन्वेंशंस। अब है प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ ए पेटेंट। हम पेटेंट को ग्रांट कराने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्योंकि हम लोगों के लिए यही इंपॉर्टेंट है। जैसा टॉपिक में भी आपने दिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन एकेडमिक्स, तो हमारा एकेडमिक्स में यही रिलेशन है, ठीक है। तो फाइलिंग ए पेटेंट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मैंने बताया 4 ऑफिसेस हैं, 4 ऑफिसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस हैं, वहां जाएं ऑनलाइन और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म भरें। पब्लिकेशन ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन मंथ, पब्लिकेशन 80 मंथ्स का समय देते हैं, वो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और 80 मंथ्स तक वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, देन वर्ल्ड में उसको सर्च करेंगे कि ये इन्होंने एप्लीकेशन या ये स्क्रिप्ट या ये इन्वेंशन इन्होंने पेटेंटिंग के लिए लगाया है, क्या ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या किसी और का तो नहीं है, किसी और ने तो क्लेम नहीं कर रखा। वो इसमें मैक्सिमम 18 मंथ्स लेते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद फाइलिंग ए रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिन, जैसे फाइल कर दिया, देन एग्जामिन के लिए रिक्वेस्ट। अगर ये पहले यहाँ पे ये सबमिट होके ये हो जाता है क्लियर कि ये किसी का नहीं है, देन किसके लिए जाता है? एग्जामिन होने के लिए। अब ये डिवाइस यूजफुल है या नहीं है, ये भी एग्जामिन होती है। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के पूरी साल 6 महीने पढ़ने के बाद एग्जाम लेती है यूनिवर्सिटी, तभी हमें कहती है भाई तुम 40% पास हुए, 60% हुए, 80% हुए। तो ये सेम थिंग, ये आपका एग्जामिनेशन होता है, उसमें अगर कोई क्वेरी है तो आपके पास रिटर्न हो जाएगा कि भाई ये क्वेरीज हैं, आप इनको जस्टिफाई करिए। फाइलिंग ए प्री ग्रांट अपोजिशन ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन, अगर कोई फाइल करता है उसके अपोजिशन स्क्रिप्ट एग्जामिन ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द टर्न ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, देन फाइलिंग रिप्लाई टू कम, वो जो भी फाइल करेगा उसको रिप्लाई करेंगे, अटेंडिंग हियरिंग इफ एनी, और भी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो हम सुनेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी जो आपने क्वेरी की थी ऑफिस में या किसी और ने अपोजिशन किया था वो सारी क्लियर हैं, तो एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाएगा। उसको कहते हैं कि आपके डिजाइन, आपके इन्वेंशन, आपके आइडियाज, आपके स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया, मीन्स पब्लिश कर दिया गया। जैसे हम कहते हैं रिसर्च पेपर पब्लिश हो, एक्सेप्टेड हो गया, तो एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाता है। तो हम बी श्योर
दैट कि हमारा रिसर्च पेपर अब पब्लिश हो जाएगा। वो उसके बाद प्रोसेस है, वो समय लेगा, लेकिन एक्सेप्टेड है। अगर वो उससे उन सारी क्वेरीज से ऑफिस सेटिस्फाई नहीं होता तो वो रिजेक्ट कर देगा और आपकी एप्लीकेशन वापस चली जाएगी ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। दिस इज द प्रोसीजर फॉर ए ग्रांट ऑफ पेटेंट। देन है प्रोसीजर फॉर ए ग्रांट ऑफ पेटेंट। जब एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन क्या हो जाती है, पब्लिश हो जाती है। जैसे कि एक्सेप्टेंस के बाद वो एक पब्लिकेशन का सर्टिफिकेट आता है कि योर डिजाइन हैज बीन पब्लिश्ड या डॉक्यूमेंट हैज बीन पब्लिश्ड। देन आप फिर उसको ग्रांट के लिए तो पब्लिश हो गया, एक्सेप्ट हो गया कि भाई इस तरह की कोई डिजाइन नहीं है या इस पर किसी का चैलेंज नहीं है, किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की, तो पब्लिश हो गया। देन यू गो फॉर ग्रांट। तो फाइलिंग ए पोस्ट ग्रांट अपोजिशन बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। देन उस डिजाइन को फिर भी पब्लिक किया जाता है कि भाई अभी भी कोई देख लीजिए कि ये आपका ये सेम डिजाइन किसी और की तो नहीं है। अगर कोई अपोजिशन नहीं होता देन ग्रांट फॉर पेटेंट। तो आपका जो डिजाइन है, इन्वेंशन है, क्रिएशन है, वो पेटेंट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे ग्रांट हो जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस सर्टिफिकेट को आपको इशू कर देगी और उसको आप यूज कर सकते हैं उस डेट से 20 ईयर्स तक। अगर उस पर कोई भी कॉमर्शलाइजेशन काम होता है तो आप उसको उसका वो कॉमर्शलाइज करने से पहले आपसे अनुमति लेगा। और जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपसे वो खरीदना चाहेगा तो आप खरीद सेल कर सकते हैं, आप उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, आप उसके पार्टनर बन सकते हैं, जो भी बात है वो आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। लेकिन वो इनिशियली आपका डॉक्यूमेंट और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ पेटेंट। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन। ये फॉर्म में मैंने ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं लिखा है कि अब आप जाएंगे कि पहले फॉर्म नंबर 1 भरना है, दूसरा स्टेप फॉर्म नंबर 2 भरना है, तीसरे स्टेप में आपने जो डिजाइन बनाई है, ड्राइंग है, स्क्रैच है, स्क्रिप्ट, वो सारी आप वो मांगते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपकी एक अंडरटेकिंग जाएगी कि भाई अगर ये किसी ने क्लेम किया कि मेरा है और आप कहेंगे ये मेरा है, तो ये सारी चीजें वो भरवाते हैं। फॉर्म नंबर 3 है डिक्लेरेशन है इन्वेंटरशिप का। फिर डॉक्यूमेंट टू क्लेम प्रायोरिटी इन केस ऑफ कन्वेंशनल एप्लीकेशन, पावर ऑफ अथॉरिटी आप ट्रांसफर करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स में आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। वाई शुड एन IP बी प्रोटेक्टेड? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि IP इज इन asset and can be exploited by the owner for commercial gains. अगर हमारे पास उसका पेटेंट है तो कोई भी हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। हम तुरंत कोर्ट में जा सकते हैं और ओनर के लिए उसका गेन ले सकते हैं। अभी रुक जाओ, ठीक है। IP owner can stop others from manufacturing and selling products and service which are duly protected by the IP owner. अगर आपकी बिना अनुमति के कोई भी मैन्युफैक्चरर है या कोई भी उसको यूज करता है तो आप उसको स्टॉप करा सकते हैं, तो उसी कंडीशन में क्योंकि आपने उसको पेटेंट करा रखा है। IP सेल एंड लाइसेंस IP ऑफ द कॉमर्शियल गेन्स, ये सारी स्टेप्स हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, आप कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले ये आया था कि नीम पर पेटेंट किसका निकला। जब सर्च हुआ, जब यहाँ के लोगों ने काम करना नीम पर किया कि भाई आयुर्वेद में नीम में ये बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये पेटेंट है, तो पेटेंट पता लगा कि अमेरिका का निकला। तब इंडिया में 2017 में फिर से इसको रिव्यू किया गया कि भाई हमें हर चीज पे जो हमारा है उसको पेटेंट कराइए, अदरवाइज बाहर के लोग पेटेंट करा के और हम हाथ मलते रह जाएंगे, फिर हमें वेट करना पड़ेगा 20 ईयर्स का। भाई उस समय वो पब्लिश किया था। तो इस तरह की चीजें हैं कि जो हमारे पास भंडार है, हम कहते हैं नीम, आयुर्वेद में उसको हम औषधि युक्त वृक्ष माना गया है। ये हमारे आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनि वैद्य उसी से सारे ट्रीटमेंट करते हैं। और पेटेंट निकला अमेरिका के नाम से। अब उसके पेटेंट हमारे पास हर चीज के, उसकी पत्ती काम की, उसकी लकड़ी काम की, उसकी छाल काम की, उसके फल काम के, उसके पास की हवा भी काम की, तो जहाँ नींव और तरफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट प्योर एंड क्लीन रहेगा। तो ये इस तरह की चीजें, तो अब थोड़ा सा जागरूकता, इसीलिए IPR को गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश
किया है कि इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक अब तो सिलेबस में भी आ गया है कि बच्चे पढ़ें, जानें और अपनी क्रिएशंस को, अपने राइट को रिजर्व करें। हु कैन अप्लाई? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हु होल्ड्स द राइट फॉर ओनरशिप इन द इन्वेंशंस। फर्स्ट इन्वेंशन ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा मेरे पेटेंट में 4 हैं, तो सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है कि आपने डिजाइन में ये काम किया, आपने यहाँ पे ये काम किया, आपने डिवाइस में ये काम किया, तो फर्स्ट तो इन्वेंटर है ही। लेकिन हम सब के सब भी एक साथ कर सकते हैं। और उसका जैसे कि आप जानते हैं रिसर्च पेपर में भी अगर 2 ऑथर्स है तो वो 50-50 मिलेगा, और अगर मेन ऑथर है, करस्पॉन्डिंग ऑथर है या मेंटर है तो उनको 50 मिलेगा, अदर को 10% जैसे रिसर्च पेपर्स में होता, सेम यहाँ पर है। रिवोकेशन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर पेटेंटिंग के बाद भी आपको लगा कि नहीं ये मेरा है, तो आप उसको, यस ए पेटेंट कैन बी रिवॉक्ड। ग्रांट होने के बाद भी आपका वापस हो सकता है। क्यों? वो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और वो प्रूव करने चाहिए। इसीलिए आज, पहले ये नहीं था, अब तो प्लैगियरिज्म में एक फर्स्ट स्टेज है जिसपे हम सारी चीजों को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़े एडवांटेज हैं। वेयर टू अप्लाई, जैसे मैंने अभी कहा 4 ऑफिसेज हैं और पेटेंट ऑफिस दिल्ली है, और दिल्ली में कौन कौन सी स्टेट्स कवर करती हैं ये मेंशन किया है मैंने। ऑफिस मुंबई में कौन सी स्टेट है, पेटेंट ऑफिस चेन्नई में कौन सी है, पेटेंट ऑफिस कोलकाता में कौन कौन सी है, तो वो सारी स्टेट्स को डिफाइन कर दिया कि भाई तुम यहाँ वो करोगे, तुम यहाँ करोगे, इस तरह। अब पेटेंट्स, it is the exclusive right of inventor to prevent others from processing, using, selling, manufacturing, importing the potential, patenting invention or offering to do any of these within a definite geographical areas. तो सारी की सारी चीजों का ये पेटेंट्स का बेनिफिट है। पेटेंट एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड, जैसे मैंने कहा, ये इन्वेंटर ऑफिस वेबसाइट है ipindia.nic.in, ये वेबसाइट है। मैंने इसकी एक पिक्चर लगाई है कि यहाँ से इस तरह की खुलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आप इस पे जाके सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। व्हाट इज द पेटेंटेबल? अब क्वेश्चन ये आता है कि किस चीज को हम पेटेंट करें। हमने कहा हिमालय है, तो हम उसको तो नेचर ने गिफ्ट दिया है, हम उसको पेटेंट नहीं कर सकते। हमने आम का बीज लगाया, पेड़ उग गया, आम उग गया, तो क्या वो हम पेटेंटेबल? नहीं। लेकिन उस आम में हम कलम करके उसकी क्रॉप बनाकर एक ही आम पर 10 तरह की वैरायटी के आम लगा दें, उस मेथड को, उस टेक्नोलॉजी को, वो हमारा क्रिएशन है, उसको हम पेटेंट करा सकते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ट्रांसपोर्टर्स, ए लॉ ऑफ नेचर ऑफ ग्रेविटी। अब लॉ ऑफ नेचर ऑफ ग्रेविटी को तो मीन्स इस तरह के कोई भी अगर आप कंसेप्ट लेते हैं, वैसे नेचर ऑफ ग्रेविटी है पहले से सभी जानते थे, लेकिन जो दिया नेचर ऑफ फिनोमेना के लाइटिंग, अर्थ की बिजली चमकती है, उससे रिलेटेड उसमें जो भी आपके आइडियाज आ सकते हैं, कैसे इंटेंसिटी होगी, कितनी लाइटिंग होगी, कहाँ हो सकता है, और ब्लाउड क्रस्ट कैसे होते हैं, इस पर अगर आप कोई इन्वेंशन करते हैं तो वी कैन। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। मैम दिख रही है वीडियो? हाँ जी, अब दिख रही है। व्हाट इज पोटेंशियल? तो इस तरह की हम इन सारी चीजों के मैंने पॉइंट्स दिए हैं कि हम किस, व्हाट इज पेटेंटेबल, किस किस को पेटेंटेबल करते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टी राइट्स में यही है कि जो भी क्रिएशंस हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू, यूज ऑफ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ ए नोन सब्सटेंस, डिस्कवरी ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग सब्सटेंस अवेलेबल इन नेचर, हम उनका पेटेंटिंग कर सकते हैं लाइक दिस। पेटेंट्स एक्ट्स एंड रूल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1970 में हुआ, फिर 72 में थर्ड अमेंडमेंट हुआ, और फिर एक्ट अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट और 2005 में, और उसके बाद ये कंटिन्यूस चल रहा है। सॉरी सर फॉर इंटरप्टिंग यू। आपकी प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है।
अब नहीं दिख रही? नहीं सर, अच्छा, मे बी स्क्रीन स्टॉप भी नहीं शेयरिंग दिख रही हो, है। हाँ जी स्टॉप शेयरिंग हो गया होगा शायद, जो स्क्रीन नहीं शेयर हो मैंने रही थी। किया है, अभी यहाँ नहीं दिखा रहा है स्टॉप शेयरिंग। नहीं हो गई होगी मे बी। नहीं नहीं, दिख तो रही है। अच्छा ठीक है। मतलब प्रेजेंटेशन नहीं, स्लाइड्स नहीं दिख रही, पर आप दिख रहे हैं सर। हाँ जी मैं स्लाइड्स दिख रहा हूँ, स्लाइड दिखनी चाहिए मैम, स्लाइड दिखनी चाहिए। अच्छा एक सेकंड में बुलाता हूँ। तो मैं पेटेंट एक्ट्स एंड रूल्स जिसकी हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि 70s में इसको इस्टेब्लिश किया और कब कब अमेंडमेंट हुए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कहाँ कहाँ हमारे ऑफिसेस हैं। पेटेंट एक्ट एंड रूल्स, जैसे कि हमने क्राइटेरिया, पेटेंटेबिलिटी, हमने सारे आपको इसमें 4 क्राइटेरिया हैं सेक्शन 3 में, कि जैसे कि हम कहते हैं ना आर्टिकल 27 में ह्यूमन राइट्स, केशव को बुलाना, ह्यूमन राइट्स के हमारे जो ह्यूमन के राइट्स हैं आर्टिकल 27, इसी तरह सेक्शन 3 में एक्ट 1970 में सारे के सारे रूल्स हैं वो हमारे इसमें दिए हुए हैं और हम उसको देख सकते हैं। अब स्लाइड शो दिख रही है, नहीं दिख रही? सर अभी तो नहीं दिख रही है। चलिए मैं अभी जैसे ही वो आ जाएंगे मैं दिखाऊंगा। ठीक है अभी सर। एक्चुअली नई सिस्टम पे मेरे लैपटॉप की जगह पे दूसरा नया लैपटॉप यूज किया है, तो इसलिए उसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, हाँ जी मेरे को आइडिया नहीं है। अब है पेटेंट्स। पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट्स। आपका एक मोनोपोली राइट है, अगर आपका पेटेंट हो गया तो 20 साल तक कोई कुछ नहीं कर सकता और आपको उसको बेनिफिट देना ही है, ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्लाइड्स शो होना बंद हो गई, देख एक सेकंड है। जी सर, इज नाउ इट्स शोइंग, अभी दिख रहा है सर। दिख रहा है? हाँ जी स्लाइड्स ऐसा क्या हो गया, साइलेंट में चला गया हो गया? नहीं बीच में पूछता ना कंटिन्यू करने के लिए। स्टॉप, जैसे ये स्टॉप शेयरिंग आ रहा है, हाँ कंटिन्यू कर। तो ये स्टॉप शेयरिंग में, एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग में यहीं तो क्लिक करना है। नहीं स्टॉप शेयरिंग नहीं करनी, तो स्टॉप शेयर। हाँ तो फिर आप बस आप कंटिन्यू रखिए। नहीं लेकिन स्लाइड्स बीच में नहीं थी, पेन ड्राइव में अब दिख रही है? हाँ जी ठीक हो गया। तो जैसे अभी हम प्रीवियस स्लाइड्स आपको दिखा रहे थे, ये है पेटेंट एक्ट्स एंड रूल्स जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिए थे। ये व्हाट इज पेटेंटेबल, ये हम जो बात कर रहे थे यहीं पे आपने ऑब्जेक्ट किया था कि स्लाइड्स तो नहीं हो रही है, तो यहाँ से ये स्लाइड्स थी जो जिस पे हम बात कर चुके हैं। ये पेटेंट्स हैं, जो पेटेंट इज एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट्स, क्योंकि इसको पेटेंट को ग्रांट कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट करती है फॉर एन इन्वेंशन के लिए टू द इन्वेंटर और हिज असाइनमेंट एज ए टेरिटोरियल राइट्स, उसका राइट है। इस तरह वो मोनोपोली है और उसको कोई भी अगर उसको यूज करता है तो उसका आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। अब है रिलेशन बिटवीन आईपीआर। मैंने पहले भी आपको एक पिक्चर में कोको कोला की दिखाई दी, यहाँ फिर है। अब आप देखिए, मैंने इसको इस एग्जाम्पल को इसलिए लिया है कि एक बोतल्स पे कितनी चीजें हो रही है। द लोगो कोको कोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडमार्क। जैसे कोका कोला ये ट्रेडमार्क है, देखते ही आपको पता लग जाएगा ट्रेडमार्क है। शेप ऑफ द बोतल इज ए इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो बोतल की डिजाइन है, आपने देखा होगा जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं सबकी बोतल्स की डिजाइन डिफरेंट होती है, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। पेटेंट में हैव बीन ऑब्टेन्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ बोटलिंग इक्विपमेंट्स, तो पूरा का पूरे बोटलिंग का हम पेटेंट करें। कॉपीराइट इन रेस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट, डेटाबेस और आर्टिस्टिक वर्क अपीयरिंग ऑन इट्स वेबसाइट, उसको हम कॉपीराइट कर सकते हैं। लेकिन ये सिंगल प्रोडक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय मोर देन वन आई, तो हम इसको इस तरह, इसलिए मैंने कहा वहां पर भी ये दिखाया था। अब हम बात, ये तो हमने पेटेंट किया, बात करते हैं दूसरा भी पॉइंट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या है कि हम पर्टिकुलर रीजन को जीआई टैग, जिसको हम जीआई टैग कह रहे हैं,
सेम कंडीशंस हैं। इंडिया गवर्नमेंट में जीआई एक्ट है 1999, उसके थ्रू हम इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप, जैसे आपने देखा होगा गढ़वाल में आजकल एप्पल बहुत चल, अगर हम उसको जीआई टैग करा देते हैं तो जब भी वो एप्पल रिप्रेजेंट होगी तो साथ में उस प्लेस का नाम भी आएगा कि अल्मोड़ा की है, सोमेश्वर की है, विक्यासैंड की है, नैनीताल की है, हल्द्वानी की है या रानीखेत। तो उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम है जैसे कि पेटेंटिंग में एप्लीकेशन देन लगानी है, एग्जामिन करना, और मैंने आपको बताया भी था कि हम जीआई टैग लेने के लिए कहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। फेमस इंडियन जीआईज हैं जैसे कि दार्जिलिंग टी, वहाँ की चाय का एक जीआई टैग लगा हुआ और उसके साथ जीआई टैग लोगो मेंशन रहता है। बासमती राइस, मैसूर सिल्क, मधुबनी पेंटिंग्स, ये इस तरह के जीआई टैग जो पॉपुलर जीआई टैग्स हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे मैंने बात की बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश की है, इंडिया में देखिए कितने जीआई टैग है। ब्लू पोएट्री कहाँ की है? राजस्थान। चंदेरी फैब्रिक्स मध्य प्रदेश की, कुछ एम्ब्रॉयडरी गुजरात की, सोलापुर चादर महाराष्ट्र की, मैसूर सिल्क कर्नाटक की। इस तरह ये सारे के सारे ये जीआई टैग हैं। तो मेन चीज, एक तो आपका प्रोडक्ट तो है ही, उस प्रोडक्ट के साथ साथ उस रीजन को भी रिप्रेजेंट किया जाता है और हमेशा याद किया जाता है कि ये प्रोडक्ट वहाँ का है। तो जीआई टैग का ये एडवांटेजेस भी है और रजिस्ट्रेशन होगा तभी ये टैग मिलता है पॉपुलरिटी के आधार पर। इम्पोर्टेंस ऑफ जीआई टैग जो मैंने आपको बताया कि आप सारे आपके किसी भी मार्क को, जैसे मैंने आपको दिखाया डेवलपमेंट इंडिकेशन टैग इस तरह का मिलता है आपको, जिस पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशंस रहती हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। अब सेम प्रोसीजर है जीआई टैग का भी, वो पेटेंटिंग तक नहीं है, रजिस्ट्रेशन तक होता है। तो ये मैंने इसलिए इसको रखा ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क की जो साइन, सिंबल, डिजाइन दैट आइडेंटिफाई गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर्स। अब ट्रेडमार्क, अब मैं देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, ऑडी है, मारुति है, कॉलेज का लोगो है, ये सारे के सारे ट्रेडमार्क्स हैं। हम उस पर्टिकुलर शासन के तहत डिफरेंट गवर्नमेंट का अपना लोगो होता है, तो वो ये जो ट्रेडमार्क हैं इनके भी रजिस्ट्रेशन होते हैं। वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 में आप उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो उसके बाद उस कोई भी कॉपी नहीं करेगा, वो एक मोनोपोली आपकी हो जाती है। ये उन्हीं का चेंज करते हैं तो वो कुछ मॉडिफिकेशन करके करा सकते हैं, लेकिन उसको सेम एज इट इज रिपीट नहीं कर सकते। तो आप वो इतना, अगर आपका प्रोडक्ट इतना पॉपुलराइज हो जाए कि हम उसको ट्रेडमार्क से ही पहचान लेते हैं, जैसे मारुति की कार आ रही है, सिंबल देख के अरे ये तो मारुति की है, ये तो टाटा की है, इस तरह हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये ट्रेडमार्क का एडवांटेजेस है। ट्रेडमार्क जनरली ब्रांड और लोगो, ब्रांड का नाम होता है, लोगो का नाम, तो बाय नेम विच इज नॉट यूजुअली फॉर ट्रेड प्रोडक्ट एज ए मार्क ट्रेडमार्क्स। डिवाइस और सिंबल और मोनोग्राम, shape of goods, their packing, combination of colors or even single color in combination with word or devices। तो ये इसका भी ट्रेडमार्क है कि आप कलर कॉम्बिनेशन भी देखते ही कह देंगे भाई ये तो फलाने वहां का है कलर। तो ये क्या है, फिर आप उसी चीज से रिकॉग्नाइज होने लगते हैं कि अगर आपका वो रजिस्टर्ड है और पॉपुलर हो गया तो वो हमेशा के लिए ब्रांड नेम बन जाता है। तो ये एडवांटेज, जैसे कि मैंने देखिए याहू है, एडिडास है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, बीबीसी है, BMW है, बर्गर किंग है, वॉलमार्ट है, ये सारे के सारे ट्रेडमार्क सिंबल्स हैं जो कि मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। अब इनके बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये उस पर जो लेगा, अच्छा ये वहाँ नोकिया का है कनेक्टिंग। तो इस तरह पॉपुलर। अब है इंडस्ट्रियल डिजाइन। अब डिजाइन क्या है? प्रोटेक्ट द विजुअल डिजाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए अब हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल, आपने सर कहा था कि ये तो टेंजेंटियल है, कार मूवेबल है, और इसमें इंटेंजेंटियल में आएगा। तो वो इंटेंजेंटियल कार की डिजाइन, कार टेंजेंटियल है लेकिन उसकी जो डिजाइन है वो आपके माइंड से क्रिएट की हुई है, आपकी आइडिया से क्रिएट की हुई है। उसके लिए हर कंपनीज में R&D सेल्स होते हैं, वो अपने डिजाइन लगाते हैं और फिर उनका इंडस्ट्री डिजाइन को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो ये ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है 10 ईयर्स तक का होता है और 5 ईयर्स हम इसको एक्सटेंडेड कर सकते हैं। तो एक बार आपने देखा कोई भी कंपनी की एक जैसी डिजाइन दूसरी कंपनी कॉपी नहीं करती,
तो इसलिए दिस इज द एडवांटेज। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन है, जैसे ऑर्नामेंट, आपने ऑर्नामेंट्स की डिजाइन कोई बनाया, सेम डिजाइन अदर लोग, अगर आपका उसको रजिस्टर्ड है तो वो उसको कॉपी नहीं कर सकते। अगर कोई कॉपी करता है तो आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की ये सारी चीजें, डिजाइन मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टू द कंज्यूमर एंड एड्स टू इट्स कॉमर्शियल वैल्यू फॉर दैट रीजन्स। इंडस्ट्रियल डिजाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सक्लूसिव राइट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड कॉपिंग, जैसे ज्वेलरी का है, देखिए चेयर्स का डिजाइन है, कार का डिजाइन है, शूज का डिजाइन है, आप देखिए तो आपके यहाँ तक कि क्लॉथ का डिजाइन है, बोटलिंग का डिजाइन है, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी। तो इन सब का इंडस्ट्रियल डिजाइन को भी, ये बेसिकली ह्यूमन क्रिएटिविटी है, ह्यूमन इन्वेंशन है। टेंजिटेबल तो तब बना जब वो एक प्रोडक्ट के रूप में आया, उससे पहले वो जो कंसेप्ट है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जो वो तो मेरे सिर्फ आइडियाज हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, उन्हीं चीजें आउटकम में आई। तो इनकी डिजाइन को भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कॉपीराइट, देन अगला स्टेप था कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स में भी द वर्ड्स कवर्ड बाय द कॉपीराइट्स इंक्लूड, जैसे कि मैंने कहा, बुक तो है ही, म्यूजिक से आप कोई गाना गाते हैं, किसी साउंड को कंपोजिंग कर रहे हैं, मींस कुछ भी हो जाए, इसके आपने पोइम लिखी तो हम उन सब का कॉपीराइट है। कई बार कहते हैं लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य का हम कॉपीराइट करा सकते हैं। लोक जो फोक कल्चर है, हमारी फोक सॉन्ग्स हैं, और वो दूसरे नहीं है, तो उसको अगर हमारा कॉपीराइट हमने करा दिया, अगर उसको कोई करता है तो हम चैलेंज कर सकते हैं, या वो यूज करेगा जैसे पिक्चरों में, फिल्मों में। तो आप देखिए कई बार क्या होता है कि वो किसी ने बुक लिखी और उस पर मूवी बन रही है, तो वो आपसे अनुमति लेगा, आपसे बाई करेगा, आपकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से उस पर काम करेगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ कॉपीराइट्स। और सेम ऑफिस जैसे मैंने कहा उसको हम कर सकते हैं। अ टर्म ऑफ कॉपीराइट्स, आप देखिए मोस्ट ऑफ अदर कंट्रीज, मैंने इसमें एक ग्राफ बनाया था, यूएसए एंड यूरोप, जो ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही 70 ईयर से कॉपीराइट्स पे काम कर रहा है। इंडिया गवर्नमेंट जो है 60 ईयर से काम कर रहा है, कि सबसे पुराना जो एक्ट हमारा 1957 का, वो कॉपीराइट एक्ट, या उसके बाद सारे आए, 1970 से हुआ, 1999 में हुआ, 1970 जो पेटेंट एक्ट था 2005 में अमेंडमेंट हुआ, और 2017 में भी माइनर से अमेंड हुआ, और ये हुआ कि इसको पॉपुलराइज किया जाए। और मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज देखिए 50% से। तो ये टर्म कॉपीराइट्स के हम कितना इसको यूज करें। लेकिन कॉपीराइट, आप देखिए कोई फिल्म आई, हमने क्या पायरेटेड कॉपी मारा और देख लिया, ये भी कॉपीराइट का उल्लंघन है। तो इसीलिए अब बहुत सारे लोग करते हैं, सॉफ्टवेयर हमने खरीदा, अब हम कहते हैं लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर लीजिए, हमने कहा उसको की कॉपी किया, डमी फाइल बनाई और उसको यूज करना शुरू कर दिया। दिस इज द उल्लंघन ऑफ कॉपीराइट। अगर हम उसका कंप्लेंट करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर कंप्लेंट करता है तो आपके कंप्यूटर उसको ब्लॉक कर, तो दिस इज द एडवांटेज। अब है वैलिडिटी ऑफ आईपीआर, जैसे मैंने 5 और 6 ये बताया था कि पेटेंट का मैक्सिमम प्रोटेक्शन कितना है, 20 इयर्स का है। हम रिन्यूअल कर सकते हैं एवरी ईयर, मैंडेटरी है। एक्ट एंड रूल, द पेटेंट एक्ट 1970 अमेंडमेंट इन 2005। ट्रेडमार्क है, लाइफ लॉन्ग है, एक बार आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर हमें बार बार इसको न रिपीट कराने की जरूरत है। केवल आफ्टर 10 इयर्स इसको हमें रिन्यूअल कराना है और वो कंटिन्यू रहेगा। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 अमेंडमेंट इन 2010। डिजाइन, जो भी आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं वो 15 इयर्स मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, आफ्टर 10 इयर्स और नेक्स्ट 5 इयर्स। द डिजाइन एक्ट 2000, डिजाइन अमेंडमेंट रूल 2014 के एक्ट एंड रूल्स में हम इसको करा सकते हैं। कॉपीराइट 60 इयर्स तक मैक्सिमम प्रोटेक्शंस हैं और रिन्यूअल है नॉट रिक्वायर्ड। कॉपीराइट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एक बार आपका कॉपीराइट हो गया और वो आपको उसकी 60 इयर्स तक, अगर वो उसका कोई कॉमर्शियल यूज करता है, आपकी नोवेल लिखा है, आपका उस पर पिक्चर बनाना चाहता है, सीरियल बनाना चाहता है, तो अप टू 60 इयर्स तक आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी, नॉट रिक्वायर्ड। उसकी रिन्यूअल की भी जरूरत नहीं है। कॉपीराइट एक्ट 1957 अमेंडमेंट इन 2012। जियोग्राफिक इंडिकेशन, जिसको हम जीआई का, लॉन्ग लाइफ, एक बार आपने जीआई टैग ले लिया, दोबारा से कराने के केवल आफ्टर 10 इयर्स को हमें
रिन्यूअल कराना। ज्योग्राफिक इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 पेटेंट बिल सीज and be transferred to public domain if patents are not renewed within 6 months and expire of concerned year of the renewal fees. और पेटेंट होने तक उसकी फीस 25,000 के करीब है। तभी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अब तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी बेनिफिट्स दे रही हैं कि आप पेटेंट कराइए अपने इन्वेंशंस को, अपने रिसर्च को, तो उसका 25% यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने उत्तराखंड भी रिसर्च को मोटिवेट कर रही है। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, आजकल जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं और अभी भी लेटर आया कि सभी को उसमें प्रोजेक्ट सबमिट करके, जब हम प्रोजेक्ट लिखेंगे, अगर अप्रूवल होता है तो उसमें काम करेंगे, हमें काम करेंगे तो आइडियाज आएंगे तो पब्लिश कराएंगे तो हम पेटेंटिंग कराएंगे। और वो आप ये मान के चलिए, वो इंस्टीट्यूशन को तो फायदा है ही, स्टेट को तो फायदा है, कंट्री को फायदा है, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनल भी फायदा है, क्योंकि उसकी जो भी रॉयल्टी है अगर वो कॉमर्शलाइज होता है तो उसका बेनिफिट्स हमें पर्सनल इन्वेंटर को मिलेगा। थैंक यू। मैंने आपका समय लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर सच अ इंसाइटफुल एंड वंडरफुल टॉक। मेरी एक क्वेरी है सर, छोटी सी, क्या मैं पूछ सकती हूँ बिल्कुल आपसे? पूछिए, बिल्कुल, अरे सर, आराम से पूछिए। हाँ जी, एक क्वेरी है सर, जो आपने एक नीम की पत्ती वाला एग्जांपल दिया कि अमेरिका ने उसका पेटेंट कराया है, तो वो क्या नेचुरल फॉर्म में या उसका कोई प्रोडक्ट? नहीं, नेचुरल फॉर्म में नहीं, नीम के जैसे पत्तियों से मेडिसिन बनाई और उसका पेटेंट कराया, जो कि आयुर्वेद में हमारे यहाँ बहुत सारे उपनिषद में, जिन सारी चीजों में, वेदों में एग्जिस्ट करता है। तो लोगों ने कहा ये तो हमारे यहाँ पहले से है, तो वो चैलेंज किया। तो इस तरह की चीजें हैं, तभी इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि 2017 से गवर्नमेंट ने कहा कि आईपीआर को पॉपुलराइज कराइए। पहले आप देखिए कि इससे पहले कभी आईपीआर को कोई लेक्चर होते थे? नहीं होते थे, कोई जानता भी नहीं था। बस जानते थे कि जो प्रॉपर्टी है बस उसी का हमारा लीगल राइट है। कार हम खरीद लाए तो अगर कोई चोरी कर ले जाता है तो उसका लीगल राइट हम कोर्ट में दिखा सकते हैं कि भाई ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड है कार, ये मेरी है और ये इसकी नहीं है, मैंने यहाँ से खरीदी है। लेकिन मेरे जो इन्वेंशन है, मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरी जो स्किल है, मेरी जो राइटिंग है, जो ह्यूमन के माइंड से निकली हुई चीजें हैं, उसका कोई भी लीगल राइट्स नहीं था। जैसे वो तो नेचुरल गिफ्ट है नीम का पौधा जी, इसको हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि औषधि गुणों से युक्त हमारे पास एक पौधा है जिसकी हर चीज यूजफुल है। अब आप उसकी पत्ती से कोई मेडिसिन बनाइए, उसकी छाल से कोई मेडिसिन बनाइए। वैसे तो हम कहेंगे नीम का पेटेंट, नीम के पौधे का पेटेंट नहीं हो सकता, वो तो नेचुरल गिफ्ट है। हाँ जी। लेकिन उसके यूज करके हम डिफरेंट चीजों में अप्लाई करके हम उसका पेटेंटिंग करा सकते हैं जी। तो ये सारी चीजें हैं। और Now the session is open for question answer, and if anybody want to ask any question to sir, he or she can ask. I think there is no question. Now I welcome to Dr. Paritosh Upreti for addressing welcome note. Dr. Paritosh. Dr. Indira, I want to pay gratitude to Dr. Sharma. पर्सनली मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए मैडम, बोलिए, जरूर बोलिए, और कुछ कमियां हो तो बताइए जिससे इसको इम्प्रूव किया जाए। भाई नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे तो पता ही है कि सर कितने बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं सर, और बहुत मेहनती इंसान है, और मेहनत करवाते भी हैं और करते भी हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर ने इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों से शेयर की, और जरूर मेरे जो साथी हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत उनको ज्ञान वर्धन उनका हुआ होगा, निश्चय बिल्कुल हुआ होगा। तो मैं सर की भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि सर ने हमारे शॉर्ट नोटिस पर इतना ध्यान दिया, अपनी नॉलेज हमसे शेयर की, हमें टाइम दिया। और मैं अक्सर सर से अनुरोध करूंगी कि सर हमारे कहने पर, हमारी जरूरत पर हमें उपलब्ध होंगे। मुझे विश्वास है इसका। मैं पर्सनली सर को बहुत थैंक्स पे करना चाहती हूँ अपनी टीम की ओर से। सर को बहुत बहुत नमस्कार।
और परितोष जी चाहे तो कुछ भी बोल सकते हैं। बीच मैं में क्या मैडम बताऊं। इंटरप्शन हुआ, कोई लोग आ गए थे तो देखिए एक माला पहना गए और सम्मान करने आए थे। ये देखिए तो कौन सी माला पहना गए आपको? ये रुद्राक्ष की कोई माला दे गए। और देखिए ये कुछ लोग आए थे यमकिशर से, देखिए ये मालाएं गार्डन करके गए थे। तो इसलिए दो मैं बीच वो ऐसी भूमि है वहां पर कि काफी सही सिद्ध है। पुरुष आए थे, तो इसलिए बीच में इंटरप्शन हुआ तब तक। लेकिन उसका एडवांटेज हमने उठाया कि उसको, हमारे यहाँ केशव एक फैकल्टी है फिजिक्स का ही है, हम भी फिजिक्स के ही है। तो एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है इंदिरा, कि जब आप काम करना बंद कर दो ना जी सिस्टम पे, अब हम अपने सिस्टम से हैबिचुअल है। अभी नया सिस्टम खरीदा था, उसने कहा सर इस पर प्रेजेंट करिए, तो समझ में ही नहीं आ रहा था, तो उसको बार बार बुला रहे थे। तो मैंने कहा ये मुझे भी बताओ। नहीं तो मेरी एक आदत है कि मैं तो एवरी स्टेज पर लर्निंग अपने अपने आप को रखता हूँ कि सीखिए कैसे सीखना है। इसीलिए जी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल मैंने इस पीपीटी पे काफी मेहनत की थी। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कुछ आपको लगता हो कि कुछ एडिशन और होना चाहिए या ये अननेसेसरी है, इसको हमें रिमूव करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है, फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, हाँ जी ठीक है। जी सर लेकिन सर ऐसा है ना, आप हाँ, मेहनती व्यक्ति हैं, आप बहुत मेहनती हैं, और मेहनत आपके टच में जो आता है वो व्यक्ति मेहनत करता है। सर ने अपने जब भी नैक इनके यहाँ हुआ उससे 1 महीना पहले इन्होंने रात रात भर काम किया। इनकी पूरा कॉलेज वहां रुकता था और 1-1 2-2 बजे वापस जाता था। इतना मेहनत कर, जो मेहनत करेगा करवाएगा उसका अब फ्यूचर तो ब्राइट होगा ही। तो आपसे इंस्पिरेशन फैकल्टी को लेके मत हमारे यहाँ भी डराइए, लोग वक्त शुरू हो जाएंगे। आप अपनी फैकल्टी को मत डराइए। पता लगा कहीं मैं पहुंच गया, ट्रांसफर हो गए तो कहेंगे सर फालतू का 1:30 बजे तक बैठाएंगे। नहीं लेकिन नहीं, मेरी अरे आदत ऐसी में बात नहीं है मजबूत है। सर। फैकल्टी ये सब यंगस्टर हैं, ये भी मेहनत करेंगे सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं सब मेरे, मेहनती लोग हैं। और जितने ये यंग हमारे बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं और मेहनती हैं, बस हमें उनको डायरेक्शन देने की जरूरत हमको है। डायरेक्शन देना है बस। हाँ, और ये अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ये कभी नहीं कर पाएंगे। एज ए प्रिंसिपल ये मेरा चौथा कॉलेज है। जी पहले मैं सोमेश्वर में गया था, फर्स्ट पोस्टिंग एज ए प्रिंसिपल। तो मैंने कॉलेज को नैक के लिए तैयार किया। मैडम भी मेरे से पहले रही वहाँ 1 साल। तो मैडम पुरानी बिल्डिंग में थी, मैंने नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया और अच्छे से किया। नहीं, और नई उसका बिल्डिंग रिजल्ट में भी आ आया। गई थी मैं, नई बिल्डिंग में आ गई नई थी। बिल्डिंग में आ गई थी, लेकिन उसको मैंने सजाया फिर ढंग से हाँ जी, स्टाफ के साथ मिलके। और उसका रिजल्ट ये आया कि उस कॉलेज को B+ ग्रेड मिला जब मेरे जाने के बाद। बहुत और बढ़िया सर। खुशी तो इस वही बात तो सर, की मेहनत करने से सब कुछ होता है सर। डायरेक्टर ने कहा कि आपका एग्जिट मीटिंग में आपके स्टाफ ने आपकी तारीफ की। तब मुझे पता लगा कि आप भी रहे, क्योंकि डायरेक्टर तो बदलते रहते हैं हमारे यहाँ हर 6 महीने साल। बदलते रहते हैं, सही बात है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा 2 साल कैंपस में आ गया था प्रोफेसर एंड हेड फिजिक्स में। और मन नहीं लगा, या सरकार की इच्छा थी, मैं वापस आ गया। तो फिर लमगांव गया और लमगांव में नेक कराया। और जो कॉलेज मतलब डेट डिक्लेयर्स हो गई थी और उसको एक्सटेंड कराया। और जो कॉलेज C ग्रेड पे आ रहा था, मार्जिनल बॉटम पे था, और उसको मैंने वेरी गुड मतलब 2.48 CGPA लेके आया। वहीं उसी कॉलेज में मैंने रात को 1-1 बजे तक फैकल्टी ने मेरे साथ काम किया बहुत और मेहनत की 3 सर। महीने इसको मैनेज किया। और जो कॉलेज B आ रहा था वो C आया। तो सरप्राइज हो गया कि रिजल्ट बदल तो नहीं गए, लेकिन नहीं, तो फैक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में करनी चाहिए। और यंग्स जो हमारा जितना नया यूथ आ रहा है बहुत ही टैलेंटेड है, और इसको हमें सिर्फ डायरेक्शन देने की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है। और काम की, देखिए काम देंगे कराएंगे तो करेंगे। बस एक है, ये स्पार्क नहीं है इनमें, अपने आप नहीं चलना चाहते, तो हमें स्पार्किंग तो देनी पड़ेगी, फिर तो एक्सीलेटर इनको लगाना या आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना और थैंक यू सो मुझे मच बड़ा सर। अच्छा लगा। और मैंने भी बीच बीच में इंटरप्ट हुआ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सबको रोक रखा है। भाई अभी मेरी एक मीटिंग है चल रही है। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके। हाँ जी सर, और हमें भी बहुत भविष्य अच्छा में भी लगा। भविष्य में भी अगर किसी तरह की या इस तरह की आवश्यकता, मेरे 2 सर पेटेंट हैं हाँ बिल्कुल, हम तो और आपके बिल्कुल 60 रिसर्च इंटरनेशनल 60 रिसर्च पेपर्स हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में। और जिसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत। नेशनल इंटर, हमें भी कुछ कहने का मौका दीजिए सर। आप भी सर कहिए, जी, आप भी कहिए। नेशनल आप तो हमारे इंटरनेशनल साथ रहे हैं। जर्नल्स में बहुत सारे पेपर हैं। मैंने बताया ना, ये बहुत बहुत मेहनती इंसान है।
हर समय कुछ ना कुछ करते हैं, तब उसका ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए ही मैंने आपको सर को इसीलिए इनवाइट किया ताकि हमारे सारे लोग उनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके उन जैसा बनने की कोशिश करें। बाकी तो मैं आपको इतना कुछ बता ही चुकी हूँ, है ना ठीक है। परितोष जी? थोड़ा सा सर को नहीं हो गया, चलिए धन्यवाद पे करिए। हाँ जी, हाँ जी। चिंतित बैठे हुए भाई परितोष जी, चिंतित क्यों है? हम तो बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं अपने स्टाफ के साथ। फ्रेंडली रहिए, एंजॉय करिए, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। हम तो हाँ हर जी। समय हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं। हाँ जी सर, चाहे मैं भी academic फिजिक्स से हूँ, हो। मैं भी फिजिक्स से हूँ, और सर आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जरूर हाँ बिल्कुल जी। मैंने मेरे अंडर में 8 बच्चों ने पीएचडी कर लिया, अवार्डेड है। अच्छा जी तो सर, अच्छा है, आपको और सबने अच्छा किया है। और अभी भी देखिए यहाँ मैं रिमोट में बैठा हूँ तो कुछ नहीं, बुक्स लिख रहा हूँ। ओके। रिसर्च फैसिलिटीज नहीं है, तो अभी मेरी प्रगति प्रकाशन से मैकेनिक्स की बुक आ गई। अच्छा। पहले वेव्स एंड ऑसिलेशंस आई थी, अभी मैकेनिक्स की बुक आ गई है। तो अच्छा। करते रहना चाहिए, खाली बैठ के क्या है। आप इतने अच्छी जगह पे आए हैं। अभी मेरे पास तो कोई अपडेट नहीं है, वो तो कल ही भेज दिया था। तो आप दिलवाता हूँ, तो ठीक है, फिर आप मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, आपका बहुत Thank you. बहुत धन्यवाद। आपने इतनी डिटेल में आपने सारे जो आपका लेक्चर है आपने इतनी बताया, उसके साथ साथ आपने अन्य चीजें भी बताई, और आपका एक्सपीरियंस हमें मिलते रहे, आगे भी मिलते रहे। तो इसके लिए हम यही कामना करते हैं कि आप जब भी हमें मौका मिला, जब भी आपको आपकी जरूरत पड़े तो आप हमारे सामने जरूर आए बिल्कुल, और अपना आप एक्सपीरियंस बुलाइए, शेयर। हम तो भिखारी पहुंच जाए, वहां पहुंच जाएंगे, बिकिया सेंट पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, so sir, as co-convener of this program, it is my privilege and honor to propose the vote of thanks on behalf of our college. So first and foremost, I like to extend my heartfelt gratitude to you, Professor Y.K. Sharma, for delivering such an enlightening and thought-provoking lecture on understanding intellectual property rights in India. Sir, your detailed explanation on various aspects of intellectual property rights, including patents, trademarks, copyrights, trade secrets, industrial design, and likewise geographical indicators. This has truly enriched our understanding, and your presentation and practical insights have made this complex subject much easier to grasp and deeply relevant to our academic and research pursuits. I would also like to express my sincere thanks to our principal, Professor Sajila Saxena, for the constant encouragement, support, and coordination that made this program possible. Also, I'd like to say a special word for Dr. Indra, who is the organizing secretary for this program. She skillfully anchored and managed the entire program with confidence and warmth. Last, also, I'd also like to thanks our convener of this conference, Dr. Raj Kumar, who is also the convener of IQAC. However, he is not actively present today because he has to go outside for some official work. But his meticulous planning and guidance in organizing this informative and successful session is very much appreciated. And last but not the least, I would also like to extend my gratitude to all the faculty members, students, and participants for their enthusiastic presence and keen interest, which added energy to this program. Once again, thank you everyone for being part of this enlightening academic event. Thank you, sir. Thanks. Thank you.